Hello guys, this is Dr. Rajat Guru. Now the topic is cell cycle and division. Most important topic और कुछ हद तक बच्चों को मुश्किल भी लगता है, but I will try to make it simple. सिर्फ ध्यान से सुनने वाली बात है. सेल साइकिल को डिफाइन करते हैं तो एक साइकिल होगी. लेट्स मेक अ सर्कल, जिसे हम बायो में साइकिल ही बोलते हैं हमेशा. डन, छोटा सर्कल बनाया. ठीक. अब इस सेल साइकिल में आप एम लेके चलिए कि एक सेल को डिवाइड होगा. द सेल इज गोइंग टू डिवाइड. द सेल इज गोइंग टू डिवाइड. सेल को डिवाइड होना. ठीक. सेल को डिवाइड होने में कितना लंबा समय लगा, कितना टाइम लगा, और उसके बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए, वो आपका सेल साइकिल के अंदर. इवेंट्स क्या क्या होंगे? सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन विच अ सेल डबल इट्स जीनोम. जीनोम मतलब जेनेटिक मेटल, आरएनए, डीएनए. सिंथेसाइज ऑर्गेनेलीज, अपनी सारे ऑर्गेनेलीज को, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, ईआर, सबको सिंथेसाइज करेगा. एंड इवेंचुअली एंड एट लास्ट इट डिवाइड्स. एक सेल जहां पर वो अपने जीनोम को डबल करेगा, ऑर्गेनाइज सिंथेसाइज करेगा, और एट लास्ट दो पार्ट में टूट जाएगा. दिस इज नोन एज द सेल साइकिल. देन हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल साइकिल डिफरेंट होती है. सेल साइकिल फ्यू आवर से लेकर, या फिर मिनट बोल सकते हैं, मिनट से लेकर फ्यू आवर्स और डे तक में भी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं ईस्ट की, ईस्ट 90 मिनट्स के आसपास अपनी एक सेल साइकिल को पूरा करता है. एक सेल जब 2 में डिवाइड होगी तो इट विल टेक अबाउट 90 मिनट्स. बैक्टीरिया कुछ मिनट से, कुछ बैक्टीरिया कुछ आवर में भी कर लेते हैं. एक साइकिल 90 मिनट्स में ईस्ट की. गुड टू नो. ठीक. अब सेल साइकिल के यहां पर दो फेज होते हैं. सेल साइकिल में यहां पर आपके दो फेज कहलाते हैं, जिसे बोलते हैं, एक बोलते हैं इंटरफेज और इसे बोलते हैं एक एम फेज. एम फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस. रफली देखिएगा कि एक सेल है, सेल ने अपना सामान इकट्ठा किया, प्रोटीन ली होंगी, कुछ एंटीप्लाज्मेटिक बनाया होगा, डीएनए को डबल किया होगा, कुछ चीजें जोड़ी होंगी, आटा वाटा भिगोया होगा, है ना. अब वो सब बनाकर डबल करना है, तो जो इंटरफेज आया, सामान कलेक्शन का समय आया, इजी डे से सामान खरीद कर लिया है, कुछ बनाना है, सब इकट्ठा करने का, वो आपका इंटरफेस कहलाया. ठीक. आपका एम फेज कहलाया माइटोटिक या फिर मियोटिक फेज. हम इसे माइटोटिक फेज मोस्टली बोलते हैं. मियोटिक या फिर माइटोटिक फेज कहलाया. सामान इकट्ठा हो गया. अब हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा. जब न्यूक्लियस स्प्लिट करेगा, डीएनए स्प्लिट करेगा, डीएनए टूटेगा, न्यूक्लियस स्प्लिट करेगा, तो इट इज नोन एज द कार्योकाइनेसिस. बिकॉज कार्यो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स स्प्लिट. पहले न्यूक्लियस स्प्लिट है, कार्योकाइनेसिस. फिर आउटर की सेल स्प्लिट करेगी, साइटोप्लाज्म के लिए यूज हुआ और सेल के लिए यूज हुआ. दोनों स्प्लिट कर रहे हैं. फिर से काइनेसिस टू स्प्लिट. सेल साइकिल पूरी हो गई. सेल साइकिल इंटरफेस, प्रिपरेटरी फेज,
सामान इकट्ठा किया डेवलपमेंट करने के लिए, सेल को डिवाइड करना भी, दोनों बच्चों को खाना तो देना है, दोनों बच्चों को खाना भी देना है। फिर एम फेज कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, पहले अंदर कैसा टूटेगा फिर बाहर कैसा टूटेगा, पहले न्यूक्लियस टूटेगा फिर साइटोप्लाज्म टूटेगा। डन, नोट हो गया। आफ्टर दैट ठीक है, वी आर नाउ स्टार्टिंग विद द इंटरफेस। अगर हम अब इंटरफेस की बात करते हैं, स्टार्टिंग विद द इंटरफेस। वो सर्कल भी काम का है, साफ नहीं करेंगे। इंटरफेस सेल साइकिल का 95% हिस्सा खा जाता है सामान इकट्ठा करने में। अगर सेल साइकिल ये है, इसका 95% हिस्सा खा गया, तो ये तो बच गया इतना सारा इंटरफेस, और ये इतना ऐसा हिस्सा क्या बच गया, एम फेज। या तो कुछ दिक्कत किसी को, इंटरफेस एम फेज 95% हिस्सा खा गया। मैंने को पहले ही बोल दिया, इट इज नोन एज द प्रिपेरेटरी फेज, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रिपेरेटरी फेज। देन अब ये इंटरफेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, G1 phase, S phase and U2 phase. Gap 1 synthesis, gap 2 ठीक, gap 1 synthesis, gap 2 G1 phase, S phase, G2 phase, और ये बच गया आपका M phase। G1 फेज बड़ा फेज, इन सब में से बड़ा फेज G1 फेज। सिंथेसिस नाम से पता लग रहा है सिंथेटिक फेज। फिर से गैप 2, तीनों के अलग अलग फंक्शन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन कि G1 फेज क्या है, हम G1 फेज को यहां लेके चलते हैं। G1 फेज क्या, नाउ स्टार्टिंग विद द G1 फेज। G1 phase, gap 1 phase बोलते हैं। It is also known as the post-mitotic gap phase. It is also known as the post-mitotic gap phase. What is post-mitotic? M phase, mitotic, उसके जस्ट बाद का, तो post-mitotic gap phase। ठीक है, post-mitotic gap phase होता क्या है? Easy one, कोई रटिफिकेशन नहीं है। पहला मैंने कहा ना, सामान लेकर आएंगे, सामान इकट्ठा लेकर आया, पूरा अपना सामान भर लिया, तो सेल ग्रोज टू इट्स फुल साइज, पूरी बड़ी साइज हो जाएगी ताकि सामान इकट्ठा करने के लिए जगह मिल जाए। कुछ प्रोटीन इकट्ठा करेगी या फिर कुछ बनाएगी, सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स, बट ध्यान रखना मेन प्रोटीन एस फेज के अंदर बनती है। सम प्रोटीन आरएनए बनाएगी, इसके अंदर आपका एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए होगा, आपके 3 आरएनए बन जाएगा। सेल ग्रोज फुल साइज, जैसे नॉर्मल प्रोटीन्स, जो बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन वगैरह के लिए, सबके लिए एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए आपका बन जाएगा। इट इज द मोस्ट वेरिएबल, इट इज द मोस्ट वेरिएबल फेज, इट इज द मोस्ट वेरिएबल फेज। ऑल्सो ये एक ऐसा फेज है जहां पर सेल साइकिल कंट्रोल हो सकता है। यहां पर सेल सोच सकती है कि डिवाइड हो या फिर नहीं हो, क्योंकि एक बार एक साइकिल G1 फेज से बाहर निकल गई,
G1 फेज से आपके यहाँ पर S फेज में आ गई तो कंट्रोल नहीं होगा, द सेल हैव टू डिवाइड। मगर अगर किसी कंडीशन में आपकी सेल डिवाइड नहीं होना चाहती, यहाँ पर चेक पॉइंट लग गया कि नहीं कंडीशन अच्छी नहीं है, वी शुड नॉट डिवाइड, द सेल विल गोज टू रेस्टिंग स्टेज, और सेल G1 फेज से बाहर निकल जाएगी टू अ G0 फेज, द सेल विल गोज टू अ G0 फेज, द G0 फेज इज द क्वोशंट फेज या फिर रेस्टिंग फेज। अगेन रिपीटिंग, सेल साइकिल कंट्रोल इस फेज में होता है। सेल अपने आप को सोच सकते हैं कि कंट्रोल होना है या नहीं होना है। इफ अगर सेल की कंडीशन ठीक नहीं है, when there is an unfavorable conditions are going on, the cell will move out from the cell cycle, from the G1 phase, and that phase is known as the G0 phase, G0 phase, also known as the resting stage, also known as the quiescent stage. Done? यहाँ पर सेल अपना, फिर जब सेल को डिवाइड होना होगा, जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएगी, देन सेल अगेन एंटर टू द G1 फेज और फिर से सिंथेसाइज फेज जाके डिवाइड कर जाएगी। एक बार G1 फेज से सेल आगे चले गई, S फेज में चले गए, देन द साइकिल विल नॉट स्टॉप, द सेल शुड हैव टू डिवाइड, द सेल हैव टू डिवाइड। नाउ मूविंग टू S फेज। Now moving to S phase, synthetic phase, सिंथेटिक फेज होगा। सिंथेटिक फेज की बात करते हैं, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद यही रखनी है, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए डबल्ड अप होगा। यहाँ पर एक सेल के अगर अंदर डीएनए के अगर सपोज कि 2n है डीएनए, द डीएनए विल बी 4n। डबलिंग अप ऑफ द डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा, मगर आपके क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे, मगर आपके क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे। डीएनए या फिर डबलिंग ऑफ डीएनए, but no doubling of chromosomes. The chromosomes will remain same number. Then one more thing, there is a synthesis of protein. मैंने कहा था कि मेन प्रोटीन यहाँ बनती है और जो डीएनए को बनाने में काम आती है वो प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन भी आपको एस फेज के अंदर मिलती है, ठीक। हिस्टोन प्रोटीन, यस, डबलिंग ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर आपको एनिमल सेल में याद रखना है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर ही आपके सेंट्रियोल होते हैं, और आपने सेल चैप्टर को पढ़ा है, देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। अगर एनिमल सेल डिवाइड हो रही है उसमें सेंट्रियोल होगा, और वो सेंट्रियोल भी इसी फेज के अंदर डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। तो ये आपको चीजें रखनी है सिंथेटिक फेज में। लास्ट थिंग विच गोज टू इज द G2 phase. Now the cell will move to from S to G2 phase. Done? Now the G2 phase. अब जो काम बच गया, सामान आ गया था, डीएनए बन गया, डबलिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल डबल होंगी भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल द ऑर्गेनेल्स विल डबल। सेकेंडली, आरएनए फॉर्मेशन चलती रहती है, आरएनए फॉर्मेशन कंटिन्यूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर भी एक प्रोटीन के बने होते हैं, और वो प्रोटीन यहां बनती है,
ट्यूबुलिन प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर प्रोटीन भी इसी फेज के अंदर बनती है। स्पिंडल फाइबर प्रोटीन बन गई, सारी ऑर्गेनेल्स बन गई, डीएनए पहले बन चुका था। नाउ द सेल इज रेडी टू डिवाइड, नाउ द सेल इज मूव, द सेल नाउ मूव टू एम फेज, द सेल नाउ मूव टू एम फेज। अब सेल एम फेज में एंटर कर जाएगी। As I told you, the M phase have two part. One is the karyokinesis and the cytokinesis. Karyokinesis and the cytokinesis. M phase को डिस्कस कर लेते हैं। Now, the M phase, the cell move to M phase, तो M phase में पहले क्या आएगा? कैरियोकाइनेसिस। एज आई टोल्ड यू कि पहले न्यूक्लियस टूटेगा, ठीक, और यहां पर जो स्टेज आती हैं वो आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, then there is a stage of cytokinesis, then there is a stage of cytokinesis। मतलब यहां देखेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड द लास्ट इज द साइटोकाइनेसिस। देन तो ये तो क्या होगा? पूरा पूरा एम फेज, माइटोटिक फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टी फेज, टीलोफेज एंड द साइटोकाइनेसिस। तो रफली देखें, सेल थी, जीवन फेज में बड़ी हो गई, एस फेज के अंदर आई, डीएनए बनना शुरू हो गया, हिस्टोन प्रोटीन बननी शुरू हो गई, G2 के अंदर आई, आरएनए वगैरह बन गए, ऑर्गेनेल बन गई, एम फेज में चली गई, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होता चला गया, साइटोकाइन के पास आई और यहां पर दो सेल में टूट गई, डिवाइड इनटू 2, ठीक। सेल छोटी सी थी, सेल बड़ी हुई, डीएनए बना, ऑर्गेनेल बनी, एम फेज में एंटर करी, एम फेज में न्यूक्लियस टूटा। इन 4 स्टेज के अंदर न्यूक्लियस कैसे? डीएनए जो डबल हुआ था, डीएनए अलग अलग हो गया, अलग अलग जगह पर चला गया, और फिर साइटोकाइन के पास आई, फिर सेल की मेम्ब्रेन भी टूट गई, और जो दो न्यूक्लियस बने थे, एक इस साइड, वो भी डिवाइड होकर अलग अलग हो गए। वी हैव फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स, दिस फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड एट लास्ट द साइटोकाइनेसिस। नाउ a little bit about cytokinesis. The last is for cytokinesis. Cytokinesis means splitting of cell is there। मतलब कि कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल एंटर कर जाएगी साइटोकाइनेसिस में, मतलब कि हमारे पास दोनों अलग अलग न्यूक्लियस बन गए। अब सेल को डिवाइड करना है। साइटोकाइनेसिस अलग अलग होता है, मतलब कि आपका एनिमल सेल में अलग और प्लांट सेल में अलग। अब समझ जाएंगे अलग अलग क्यों क्यों है, क्योंकि एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यू ऑलरेडी नो, फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों तरफ डीएनए बन गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, तो दोनों तरफ से एक इन्वेजिनेशन, एक अंदर तरफ इन्वेजिनेशन बननी शुरू हो जाती है। इन्वेजिनेशन और डीप होगी, द इन्वेजिनेशन बिकम डीपर, और आपकी दोनों अलग अलग सेल्स बन जाती है। इजी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? देयर इज इसके अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का क्या मतलब होता है?
अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ घुस गई, इन्वेजिनेशन आउटर से अंदर की तरफ गई है, बिकॉज देयर इज नो सेल वॉल, देयर इज नो रिजिड वॉल। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस इज बाय इन्वेजिनेशन मेथड। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, रिजिड सेल वॉल। सपोज कीजिए ये है, दो न्यूक्लियस अलग अलग बन गए बिकॉज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। Now, because of this cell wall is present, it is rigid cell wall. यहां पर हेल्प करते हैं हमारे गोल्गी apparatus. The Golgi apparatus of the cell, ठीक है, the Golgi apparatus of the cell will form a cell plate. They form a cell plate. Golgi apparatus सेल के सेंटर में एक सेल प्लेट बना देते हैं, एंड दिस सेल प्लेट विल मूव फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। दिस सेल प्लेट विल मूव फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर से दूर चल रहे हैं। दिस सेल प्लेट विल फॉर्म सेंटर टू पेरिफेरी। अब सेल प्लेट पेरिफेरी का काम करना शुरू करेंगे, मतलब कि कुछ अगर ये है from center to the cell plate move center to periphery, done। अब सेल प्लेट सेंटर से बाहर तरफ चली गई, प्लेट बन गई पूरी एक, दो सेल को डिवाइड कर दिया, एंड द सेल विल बिकम डिवाइड, एंड द सेल बिकम डिवाइड, इजी। तो साइटोकाइनेसिस, स्प्लिटिंग ऑफ सेल, एनिमल में अलग, प्लांट में अलग। डिफरेंस क्यों? क्योंकि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, तो देयर इज सिंपल इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन हुई और दो में स्प्लिट कर गई। बट प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ सेल वॉल। यहां पर आपका गोल्गी apparatus हेल्प करेगा। गोल्गी apparatus विल फॉर्म ए सेल प्लेट एट द सेंटर। द गोल्गी apparatus विल फॉर्म अ सेल प्लेट एट द सेंटर, एंड द सेल प्लेट विल मूव सेंटर टू पेरिफेरी एंड डिवाइड द सेल्स इनटू टू। हेलो गाइस, नाउ वी विल स्टार्ट विद द माइटोसिस। अगर माइटोसिस की बात करें, यहाँ पर हम कर चुके हैं कि सेल साइकिल क्या है, उसके पार्ट क्या है, इंटरफेस क्या है, G1, G2, S फेज सब हमने कर लिया। एंड एज यू टोल्ड कि सेल साइकिल में 3 पार्ट होते हैं, माइटोसिस, मेयोसिस और माइटोसिस। नाउ स्टार्टिंग विद द माइटोसिस पार्ट। माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैंने शायद आपको बताया भी था कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। स्टार्ट विद द माइटोसिस। माइटोसिस को स्ट्रैसबर्गर और फ्लेमिंग ने दिया था, द टू साइंटिस्ट स्ट्रैसबर्गर एंड द फ्लेमिंग, ठीक है। द बोथ गिवन द माइटोसिस इन अलग अलग टर्म्स में दोनों ने बताया, बट वो दोनों ने बात एक ही रखी थी, एक ने प्लांट सेल में, एक ने एनिमल सेल के अंदर बात रखी थी। डन। एक स्ट्रैसबर्गर, एक फ्लेमिंग, दोनों ने माइटोसिस को डिफाइन किया। आफ्टर दैट यहाँ पर 2 फेज हो गए, एक इंटरफेस हम पहले बात कर चुके हैं, और फिर एक एम फेज, द माइटोटिक फेज, जो प्रॉपर एक माइटोटिक फेज होगा इसका, वो एक एम फेज होगा। अब इंटरफेस और माइटोटिक फेज, मोस्टली हम माइटोटिक फेज की बात करेंगे। मैंने आपको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यहाँ पर दी है, आप वीडियो को रोककर एक बार डायग्राम बना लें आराम से। डायग्राम इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं राइटिंग का बड़ा धुरंधर आदमी हूँ, तो डायग्राम ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा सारा कुछ, आप देख पाएंगे। मैं डायग्राम को यही रखूंगा और कितने सेल के अंदर हर चीज को डिफाइन करता हुआ चलूंगा, एंड यू विल गेट टू नो। हम इजी टू इजी करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। स्टार्टिंग विद माइटोसिस। अब माइटोसिस एक्चुअली है क्या, ये नोट डाउन हो गया होगा। एक्चुअली माइटोसिस है क्या? अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, कि सब कुछ इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा। कि अगर एक पेरेंट सेल है और एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल के अंदर टूट जाती है, तो यहां पर दोनों डॉटर सेल के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल नंबर ऑफ डीएनए, और जब डीएनए पूरा इक्वल गया, क्रोमोसोम पूरा इक्वल गया, तो डीएनए में जेनेटिक पार्ट होगा, तो उनकी जीन्स पूरी गई होंगी, तो वही इक्वल
नंबर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। व्हाट इज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन? जो विरासत से आई है हमारे पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वो भी इक्वल गई होगी। डन। तो जब सब कुछ इक्वल जा रहा है, so it is known as the equational division. So you can also define the mitosis. Mitosis is an equational division in which the parent cell divide into the two daughter cells and giving all the equal number of chromosome, equal number of DNA and the equal hereditary information. That's it. Easy हो गया। डन। तो सपोज करते हैं कि अगर किसी के पास 2n की बात करो, सपोज 2n नंबर ऑफ डीएनए है, तो वहां पर भी 2n नंबर ऑफ डीएनए ही जाएगा। अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही जाएंगे। दोनों डॉटर सेल के पास डीएनए और क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वल होंगे जो पेरेंट सेल के पास थे। ठीक। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन दे दिया आपने। फिर से एग्जांपल, 46 क्रोमोसोम है तो 46 46 आपके पास यहाँ पर जाएगा। ठीक। नाउ वी नो दैट कि इंटरफेस हम पहले कर चुके हैं। अब हमें बात करनी थी एमफेस की। अब एमफेस आपके सामने पूरा मैंने रखा। इसके अंदर आप अगर पहले देखें, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर यूज खत्म कर दूं माइटोसिस के, अगर यूज खत्म कर दूं तो यू विल गेट। क्यों? देखो, एक इक्वेशनल डिवीजन है, बिकॉज इट इज इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज इट इज इक्वेशनल डिवीजन कि ये इक्वल नंबर ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम देता है, इक्वल नंबर ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम देता है, तो मतलब कि ये अपनी रेस या फिर यू कैन स्पीसीज को मेंटेन रखेगा। मेरे 46 क्रोमोसोम, मेरे बच्चे में 46 क्रोमोसोम, तो मेरी ह्यूमन स्पीसीज मेंटेन है, इट इज मेंटेनिंग इट्स स्पीसीज, इट्स मेंटेनिंग इट्स रेस, कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आगे दी है, अपनी ही हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन आगे दी है, तो आई एम मेंटेनिंग माई रेस, आई एम मेंटेनिंग माई स्पीसीज, मैं अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखता हूं। सेकेंड, क्योंकि यहां पर सेल्स डिवाइड हो रही हैं, तो ऑफकोर्स माइटोसिस ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा होगा। ठीक। थर्ड, क्योंकि सेल्स डिवाइड हो रही है, नई सेल्स बन रही हैं, तो हीलिंग ऑफ वुंड में भी हेल्प कर रहा होगा। स्किन नहीं बन रही है, चोट लग रही है, नहीं बन रही है, हीलिंग ऑफ वुंड में भी हेल्प कर रहा होगा। चौथा, ये दोनों सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होता है। These are the main points, the main uses of mitosis that you should learn. Easy. Equal number of DNA, equal number of chromosomes, hereditary information सबको अपने के लिए दे रहे हैं, तो अपनी रेस को मेंटेन रखते हैं, स्पीसीज मेंटेन रखते हैं। सेल्स बन रही हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होगी, नई सेल्स आ रही हैं तो हीलिंग ऑफ वुंड हो रहा होगा, और ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों में होता है। तो यू शुड नो कि माइटोसिस के 4 पॉइंट आपको याद रखना। So these are the uses of mitosis, or the some points about the mitosis. Now starting with the mitosis. अब बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, बिल्कुल हसल बसल नहीं करना है, बिल्कुल इजी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज लेके चलते हैं कि यहाँ पर एक 2n की सेल है, डिप्लॉयड सेल है, 2 डॉटर सेल बने और 2n बन गया। ठीक। हम ये क्या चल रहे हैं कि डॉटर सेल के अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ डीएनए और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये हो कैसे रहा है, एक बार आराम से सुनिएगा फिर समझिएगा। यहां पर आपका एक सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से आपके क्रोमेटिड अटैच है, सपोज क्रोमेटिड अटैच, सुनते रहिए। इस सेंट्रोमियर से जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर आपका अटैच होगा। ठीक। अब स्पिंडल फाइबर से दूर दूर लेकर जाएगा, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, एक बार यहां देखिए फिर आपसे समझाऊंगा। सिंथेसिस, एस फेज के अंदर क्या होगा कि जो आपका डीएनए था, ये था आपका ओरिजिनल डीएनए, द डीएनए विल डबल अप, डीएनए सिंथेसिस भी लगकर, और ये आपका बन गया डुप्लीकेट डीएनए। एस फेज में क्या बन गया, डुप्लीकेट डीएनए बन गया। मगर अभी भी हमारे पास क्रोमोसोम उतना ही है, क्रोमोसोम वही है, मगर क्या बन गया, डीएनए डबल हो गया। तो डीएनए वाली बात तो हमारे यहां पर पूरी हो गई। जब ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को अलग अलग लेकर जाएगा,
when the centromere gets split, when the centromere gets split, आपका क्रोमोसोम भी अलग, the chromosome, the chromatids will get separated, क्योंकि एक्चुअली में हमारे क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं. क्रोमोसोम ऐसे दिखेंगे तो आपको दिख रहा है ऐसे, बट इट इज एक्चुअली हैविंग टू आर्म्स. तो यहां पर भी दो आर्म है, यहां पर भी दो आर्म है. इसे ऐसे देखोगे तो एक साइड दिख रहा है, बट इट इज एक्चुअली लाइक दिस. सो इट इज एक्चुअली लाइक दिस. ठीक, जब सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा तो जो ये चीज ये थी इट विल गेट सेपरेटेड, अलग अलग हो जाएगी. तो जो क्रोमोसोम का पार्ट अलग अलग चला गया तो इस साइड भी डबल हो गई और इस साइड भी डबल हो गई, इस साइड भी डबल हो गए, इस साइड भी डबल हो गए, बराबर बराबर चले गए. और डीएनए तो हमारा डबल हो ही गया था. तो डबल नंबर ऑफ डीएनए, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो दोनों के पास हाफ हाफ ही जाएगा. तो जितना पेरेंट के पास था उतना ही डॉटर के पास, दोनों के पास. सिंपल सिंपल. इस चीज को आगे देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को. Starting with the M phase of mitosis, starting with the M phase of mitosis, there are phases. Prophase, it is the prophase. तो एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज. ठीक. फिर मेटाफेज, इट इज मेटाफेज. It is also in metaphase. तो ये अर्ली मेटाफेज और ये लेट मेटाफेज. एनाफेज, टीलोफेज. सेल अलग अलग हो रही है, साइटोप्लाज्म टूट रहा है, साइटोकाइनेसिस. आपको पहले बता चुका हूं, साइटोकाइनेसिस और डॉटर सेल एंड द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल. ठीक, कुछ कच्चा पक्का दिमाग चलना स्टार्ट हो गया. स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से. स्टार्ट करते हैं प्रोफेज. सबसे पहला प्रोफेज. कौन था? स्टार्टिंग विद द प्रोफेज. प्रोफेज स्टार्ट करते हैं. अर्ली लेट में दोनों में दिखाया है. डायग्राम देख चलेगा और पॉइंट देते चलिएगा. सबसे पहला पॉइंट क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट पॉइंट, the chromatin fiber become condensed. The chromatin fiber condensed, थिक होने शुरू हो गए, थोड़े अपीयर होने शुरू हो गए. Then the chromatin fiber condensed, nuclear envelope start disappearing. न्यूक्लियर फाइबर स्टार्ट डिसअपियरिंग. सेंट्रियोल, जो आपका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, ठीक है. इट स्टार्ट्स मूविंग टू पोल्स. पोल्स फॉर्म होना शुरू हो गया और लास्ट लेट प्रोफेज तक वहां पर पहुंच गया. The centriole start moving towards the poles. Then अलग अलग होना शुरू हो गए और एट लास्ट की बात करें, the chromatin fibers are become condensed. Chromatin fibers becomes totally condensed and they will change to chromatids. They will change to the thickened chromatin fiber. था chromatids, वो chromatids से बदल जाएंगे. ठीक, ना तो कोई दिक्कत. नेट में सबको यही दिखा रहा है. Then now the second part, moving
विद द मेटाफेज। ठीक, आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एक कंडेंस स्टेज है, द कंडेंस स्टेज, इट इज लाइक कि बॉल ऑफ कॉटन है ना, कॉटन जिसकी बॉल से ऊपर लपेटी हुई विद बीडेड स्ट्रक्चर थी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइरीन स्टेज। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइरीन स्टेज। दैट इज द स्पाइरीन स्टेज ऑफ डीएनए, बॉल ऑफ कॉटन की तरह दिखता है। मूविंग टू नेक्स्ट। Second goes to metaphase. Metaphase की बात कर रहे हैं। You can see in metaphase there is a alignment, there alignment of chromatids या फिर there alignment of chromatids, or you can say here chromosomes. There is a alignment of chromosomes are there. क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए। डन। क्रोमोसोम के साथ जो आपके फाइबर अटैच्ड है, ठीक, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको वहां पर? यह है क्रोमोसोमल फाइबर। जो फाइबर क्रोमोसोम से अटैच है इज अ क्रोमोसोमल फाइबर्स, और जो सीधा डायरेक्ट सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल जा रहा है इट इज नोन एज द कंटिन्यूअस फाइबर। मतलब कि आपके सेंट्रियोल से फाइबर निकले, स्पिंडल फाइबर निकले, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए क्रोमोसोम से। ठीक है, अब क्रोमोसोम, जो फाइबर क्रोमोसोम से अटैच है, जो फाइबर क्रोमोसोम से अटैच है, सेंट्रोमियर के एक साइड, सेंट्रोमियर के उस साइड अटैच है, दे आर द क्रोमोसोमल फाइबर्स। जो सीधे चले गए दे आर द कंटिन्यूअस फाइबर्स। ठीक, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। एक इस अलाइनमेंट को बोलते हैं अलाइनमेंट एट इक्वेटोरियल प्लेट। द अलाइनमेंट इज एट द इक्वेटोरियल प्लेट, सेंट्रल में अलाइनमेंट आपका। द अलाइनमेंट एट द इक्वेटोरियल प्लेट। यस, नाउ फॉर मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइनमेंट हो गई। अब स्पिंडल फाइबर्स इसको खींचना शुरू करेंगे। The generation of forces are there. It is about 30 ATP forces are there for the movement of spindle fibers. क्योंकि स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को तरफ खींचेंगे। अब मेटाफेज खत्म हो गया, the spindle fibers एक दूसरे को तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे। You can see the spindle fibers, एक फोर्स यहाँ लग रही है इसकी तरफ, the force is like this way, see this way, और एक फोर्स इसकी तरफ दिस वे। देन जनरेशन ऑफ फोर्सेस आर देयर, स्पिंडल फाइबर्स गेट शॉर्टेंड, पीछे तरफ खींचेंगे, और जैसे ही उन्होंने पीछे तरफ खींचा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम द एनाफेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनाफेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनाफेज। अब शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, as I told you, splitting of centromere, centromere था, क्रोमोसोम अटैच था, splitting of centromere is done। वही ऐसे दिख रहा था क्रोमोसोम, मगर ऐसे है तो मैं कह सकता हूँ कि स्प्लिट हो रहा होगा, अलग अलग जा रहे होंगे, डीएनए दोनों के पास अलग अलग हो गए, डीएनए ये स्प्लिट। तो कैसा दिखना चाहिए स्प्लिट होगा कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसका पार्ट अलग हो गया,
यहाँ डीएनए है, यहाँ डीएनए है और दिस थिंग हैपेंस इन द एनाफेज। क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, क्रोमोसोम स्प्लिट 1 से 2 दोनों अलग अलग हो गए। डीएनए सिंथेसाइज डबल हो ही क्या था, डबलिंग ऑफ डीएनए हो ही गई थी, डीएनए भी डबल हो गया। तो दिस हैपेंस इन द एनाफेज, शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, यू कैन राइट मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द पोल। ठीक, अब जब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो रहे होंगे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स इन बिटवीन द क्रोमोसोम्स। You can see the formation of fibers between the chromosomes, and this fiber is known as interzonal fiber, and this fiber is known as the interzonal fiber. ठीक, आपके यहाँ पर क्या खत्म हो गया, एनाफेज खत्म। इजी टेलोफेज। लास्ट टेलोफेज, यू कैन सी कि दोनों अलग अलग एंड पर चले गए। क्रोमोसोम्स move to the opposite poles। अब सब कुछ उल्टा रोशन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स get degenerated, स्टार्टिंग या फिर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, स्टार्टिंग ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इज देयर। ठीक, सारे जो मेटीरियल्स थे आपके, अदर ऑर्गेनेल्स थी, वो सारी पूरी एक दो तरफ इकट्ठी होनी शुरू हो गई होगी, एपरेशन हो गई होगी, और एट लास्ट जो क्रोमोसोम्स बने थे दे अगेन विल बिकम फाइबर्स, है ना। डीकंडेंसेशन of the DNA या फिर chromatin fibers, the DNA will again look like a thread-like structure. Done? Now repeat करो। thread-like structure थी, कंडेंस हुई, स्पाइरिंग स्टेज बनाई, क्रोमाटिड्स बन गए, इक्विटोरियल प्लेट पर आ गए, स्पिंडल फाइबर जुड़ गए, क्रोमोसोमल फाइबर्स, कंटिन्यूअस फाइबर्स, स्प्लिट हो गया, डीएनए सिंथेसिस फेज के अंदर बन ही गया था, स्प्लिट हुए, अलग अलग गए, इंटरजोनल फाइबर बन गया, स्पिंडल दोनों तरफ सेंट्रल अलग अलग है एक ना, अपने अपने पोल पर क्रोमाटिन फाइबर चले गए, क्रोमोसोम्स चले गए, क्रोमोसोम्स पहुंचे, डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, डीकंडेंसेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रल्स अपनी जगह पर सारे आ गए, सारी ऑर्गेनेल्स बन गई, न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो गया, और दो सेल हमारे पास अलग अलग बनने के लिए दो अलग अलग न्यूक्लियस हमारे पास बन गए। मगर अभी भी सेल टूटी नहीं है, अभी भी सेल्स इंटैक्ट है। अब यहां तक डन। अब लास्ट पार्ट कि हमारे पास अब दो न्यूक्लियस बन गए, सेल अभी तक इंटैक्ट है, एंड यू कैन सी सेल अभी तक इंटैक्ट है, बट दे आर टू न्यूक्लियस आर डेवलप्ड। साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया, मैंने आपको बोला कि साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के साथ टूट रहा है, तो देयर इज अ साइटोकाइनेसिस। देयर इज द इम्पिंजमेंट ऑफ द सेल वॉल, अलग इकट्ठी अंदर की तरफ घुसनी शुरू हो गई, और जब अंदर तरफ घुसनी शुरू होगी, इम्पिंजमेंट शुरू होगी, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी, एंड एट लास्ट द टोटल सेल्स विल बिकम। साइटोकाइनेसिस को मैं आपको अलग से पहले बता चुका हूं, साइटोकाइनेसिस अलग अलग होता है एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर। यहाँ पर आपका सेल प्लेट मेथड या फर्रो मेथड कोई भी यूज हो सकता है, ठीक है। सेल्स टूटी, अलग अलग सेल्स होगी,
डॉटर सेल्स हो गई। इट इज द होल माइटोसिस। फिर से माइटोसिस क्या है कि आइडेंटिकल डीएनए आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में चले जाते हैं। जाते कैसे, बड़ा इजी मैंने आपको बताया कि ध्यान रखो हमेशा क्रोमोसोम ऐसे नहीं ऐसे होता है। डन। 2 आर्म होंगे, जब सपोज करो 46 थे तो 46 का भी एक छुपा हुआ आर्म होगा, अलग अलग डीएनए डबल हो गया, 46 इस साइड चले गए 46 इस साइड चले गए, डीएनए दोनों में डबल हो गया था, तो दोनों डॉटर सेल के अंदर इक्वल चला गया। सिंपल, आराम से समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो वी विल टेक इन थ्योरी क्लासेस।